हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोरखपुर नामक एक गांव में किशोर चंद नामक एक ब्राह्मण अपनी बीवी सुधा के साथ रहता है। वो बहुत आलसी होता है और दिन रात बस घर पर आराम करता रहता है। सुधा किशोर चंद के इस बर्ताव से बहुत परेशान होती है। दिन रात बस सोना, खाना, पीना और फिर से सोना। हाँ, बस यही चल रहा है तुम्हारा। अरे तनिक मंदिर जाकर अपना काम करो। लोगों की शादियां, बच्चों के नामकरण, लोगों की कुंडली मिलान, न जाने कितने ग्राहक आकर गए, लेकिन तुम अपने आलस को छोड़ने से रहे। अरे सुधा, क्या तुम भी इतना सुनाती रहती हो मुझे? अरे मैंने तुमसे कहा ना, मुझे ये जग की मोह माया नहीं चाहिए। मुझे मेरे शंकर जी जरूर मदद करेंगे। वो मेरा साया बनकर हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। भगवान कभी भी किसी आलसी भक्त का साथ नहीं देते हैं, और तुम जो कहते रहते हो, तुम्हारे शंकर भगवान भी तुमसे निराश ही होंगे। इतना आलस करना किसी पाप से कम नहीं है। सुधा, अपनी बकर बकर बंद करो और जाओ आज मेरे लिए वो पकौड़े वाली कढ़ी बनाओ। उसके साथ चावल और घी के फुलके, आहा, खाने का मजा ही कुछ और है। बस ठूसने का पता है और कुछ काम तो तुमसे होगा नहीं कभी। किशोर चंद दिन रात बस खाता पीता और सोता रहता है। वो सुबह सवेरे उठकर शंकर भगवान की पूजा करके नाश्ता करता है और फिर से बिस्तर पकड़कर सो जाता है। और यूं ही वो केवल खाना खाने के लिए उठता है और कभी कभार मन किया तो जंगल या गांव के किसी इलाके में टहलने चला जाता है। सुधा तो अपने आलसी पति से तंग आ चुकी थी। चिंता मत करो सुधा बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना तुम, दामाद जी जल्द ही फिर से ठीक हो जाएंगे और फुर्ती से सारे काम करने लगेंगे। ये मैं तुम्हें पूरे यकीन से कहती हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, क्योंकि आपके दामाद ने खाना पीना और सोना, इन सब कामों से जीवन भर की दोस्ती कर ली है और उन्हें इन कामों के अलावा दुनिया में और कोई काम दिखता ही नहीं है। दिन रात खेत में मैं किसानी करती हूँ, तब जाकर कुछ पैसे आ पाते हैं। बात तो तुम्हारी भी सही है। दामाद जी एक बहुत ही अच्छे और नामी ब्राह्मण थे, लेकिन अचानक से उन्हें ये क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं तो शंकर भगवान से रोज बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे उनका ये रूप देखा ही नहीं जाता। आलस उन पर इतना हावी हो चुका है कि उन्हें किसी भी चीज की सूझबूझ नहीं रहती। एक दिन किशोर चंद यूं ही टहलते टहलते जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक गरीब आदमी दलदल के भीतर फंसा हुआ दिखता है। उसे देखकर किशोर चंद उस गरीब आदमी की मदद कर उसे दलदल से बाहर निकालता है। तुम ठीक हो भाई? हाँ ब्राह्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। अरे इसमें क्या धन्यवाद। इतना कहते ही वो आदमी शंकर भगवान में बदल जाते हैं और साक्षात शंकर भगवान को देख किशोर चंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शंकर भगवान, आप यहाँ पर? हाँ किशोर चंद, तुम दिन रात मेरा स्मरण करते रहते हो, इसलिए मुझे तो तुमसे मिलने आना ही था। तुम आलसी हो, लेकिन समय आने पर तुमने एक गरीब मुश्किल में फंसे आदमी की मदद की। यही तुम्हारा अच्छा कर्म है। कहो, क्या उपहार चाहिए तुम्हें? शंकर जी, मुझे बस एक ही उपहार चाहिए, और वो है कि मैं जीवन भर बस मजे से आराम करता रहूं और कुछ काम न करूं। ठीक है किशोर चंद, मैं तुम्हारी इस मांग को स्वीकारता हूं और मैं तुम्हें एक जादुई सैनिक दूंगा जो तुम्हें अपना राजा समझकर तुम्हारे सारे काम करेगा। इतना कहकर शंकर भगवान वहां पर अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई सैनिक प्रकट करते हैं। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। ये सैनिक मेरा है, मेरा सैनिक, और मैं इसका राजा। हाँ किशोर चंद, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। इस जादुई सैनिक को तुम्हें 24 घंटे कुछ न कुछ काम देना होगा। अगर तुमने इसे खाली छोड़ दिया तब ये तुम्हें मारने आएगा। ऐसा कुछ होगा ही नहीं शंकर जी, क्योंकि मैं इस सैनिक से दुनिया भर के सारे काम करवाऊंगा और इसे कभी खाली नहीं छोड़ूंगा। ठीक है किशोर चंद, अब मैं विदा लेता हूं। खुश रहो। तथास्तु।
जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। शंकर भगवान इतना कहकर अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद किशोर चंद उस जादुई सैनिक को अपने घर ले जाता है और तब वहाँ पर सुधा और उसकी माँ भी मौजूद होते हैं। वो दोनों किशोर चंद और उस जादुई सैनिक को देख हैरान रह जाते हैं। किशोर चंद सुधा और उसकी माँ को सब कुछ बता देता है। क्या? इसका मतलब तुम जो जो काम इस जादुई सैनिक से कहोगे वो काम वो करेगा? हाँ सुधा, ओ मेरे जादुई सैनिक, जाकर मेरे लिए खेत से गन्ने तोड़ कर ला। ठीक है राजा जी। ऐसा कहकर सैनिक वहां से चला जाता है और वो 1 मिनट के अंदर किशोर चंद के लिए ढेर सारे गन्ने तोड़कर लाता है। ये देख किशोर चंद, सुधा और उसकी माँ भौचक्का रह जाते हैं। ये क्या है? इस जादुई सैनिक ने तो 1 मिनट के अंदर ही ये सारे गन्ने तोड़ लाए। क्योंकि मैं अपने राजा जी का जादुई सैनिक हूँ। बहुत खूब मेरे जादुई सैनिक, यूं ही मेरे सारे काम एक झटके में कर दिया करो। जी राजा जी। चलिए अब जल्दी से मुझे मेरा अगला काम बता दो। मुझे बगल वाले गांव में से रमेश समोसे वाले के समोसे ले आओ। बहुत मन कर रहा है मुझे उनके समोसे खाने का। ठीक है राजा जी। सैनिक फिर से 1 मिनट के अंदर किशोर चंद को बगल वाले गांव से समोसे लाकर देता है और इसी तरह सैनिक किशोर चंद के सारे कामों को चुटकी में कर देता है, जिससे अब किशोर चंद अपने जादुई सैनिक से पूरी तरह परेशान हो जाता है। दिन रात उसे बस सैनिक को आदेश देना पड़ता है। रात में वो थक जाता है और इस कारण सैनिक के पास कुछ काम ना होने के कारण वो किशोर चंद को लाठी से मारने लगता है। मत मारो, अरे मत मारो, मुझे मत मारो। ये लो राजा जी, मुझे काम दो वरना मैं आपको यूं ही मारता रहूंगा। हे भगवान, छोड़ दो मेरे पति को, दुष्ट सैनिक। सैनिक किशोर चंद को खूब मारता है। तभी किशोर चंद जल्दी से उसे अपने लिए तबेले के गाय का दूध लाने को कहता है। तभी सुधा, माँ जी, मैं क्या करूं? मैं तो इस जादुई सैनिक को अपने साथ लाकर बुरी तरह फंस गया हूँ। ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। शंकर भगवान, ये आपने कैसा उपहार दे दिया मुझे? मेरे पास उस जादुई सैनिक को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का तोड़ है, लेकिन आपको वादा करना होगा दामाद जी कि आप आज के बाद कभी भी आलस नहीं करोगे और हमेशा मेहनत और परिश्रम करके आगे बढ़ोगे और अपने सारे काम करोगे। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी आलस नहीं करूंगा और मेहनत से अपने सारे काम करूंगा। ठीक है, हमें उस जादुई सैनिक को रोकने का तोड़ उसे काम देकर ही होगा, लेकिन हम उसे ऐसा काम देंगे जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन माँ, ऐसा कौन सा काम है? जब वो आएगा तब उससे कहना कि गांव की नदी के पास जाकर 10 बार एक हाथ से ताली बजा कर आए, जो कि कभी नहीं हो सकता। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है माँ जी, धन्यवाद। किशोर चंद अपनी सास के बताए गए उपाय को इस्तेमाल करता है और इस तरह सैनिक जिंदगी भर उस नदी के पास खड़े रहकर एक हाथ से ताली बजाने का खूब प्रयास करता रहता है, लेकिन कभी बजा नहीं पाता। वहीं शंकर भगवान द्वारा दी गई इस सीख से किशोर चंद को बहुत अच्छा सबक मिलता है और वो फिर कभी आलस नहीं करता और फुर्ती से सारे काम करने लगता है। स्वाति और मोनिका दोनों देवरानी जेठानी होती हैं, लेकिन दोनों हमेशा अपनी सास वंदना पर हुकूमत चलाती रहती हैं और सास की कोई भी बात नहीं मानती हैं। अरे मेरी प्यारी बहू, आज मुझे ना जलेबियाँ खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे बनाकर दे सकती हो? ओह माँ जी, आपने क्या हमें जलेबी बाई समझ रखा है? और नहीं तो क्या। अरे आपने बेटे के पैसे लीजिए और जाकर खाकर आइए बाहर से ही। हम दोनों क्या आपकी नौकरानियां नहीं हैं जो हर बार आपके हुक्म को अपने सर आंखों पर रखें? अरे पर लेकिन बहुओं सुनो तो। दोनों बहुएं अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती हैं और नाचने लगती हैं। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। तुम दोनों बेशरम औरतों को और आ ही क्या सकता है इस काम के अलावा?
न जाने क्या देखकर मेरे 2 मूर्ख बेटों ने इन 2 मूर्ख कलमुहियों से शादी की। खुद तो दिन भर ऑफिस जाते हैं और रात में आकर रंगरलियां मनाते हैं, और दिन भर इन दोनों को ये नखरे मुझे सहन करने पड़ते हैं। फिर एक दिन जब वंदना की तबीयत खराब हो जाती है तब, हाँ बहुओं, अरे तनिक मुझे गरम हल्दी वाला दूध और दवाइयाँ तो दे दो, और वो गरम कंबल भी ओढ़ दो मेरे ऊपर। सॉरी माँ जी, लेकिन अभी हमारा स्पा सेशन है, एक्स्ट्रा पैसे देकर बुक करवाया है। अगर हम आपकी सेवा में जुट गए तो हम दोनों के पैसे, आपके बेटों के पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए बाय। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास को उस गंभीर हालत में अकेली छोड़कर चले जाते हैं। वंदना को अपनी दोनों बहुओं के इस व्यवहार का बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दिन ठान लेती है। बस अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि जब तक इन्हें मैं सबक नहीं सिखाऊंगी इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी और इन्हें मेरी कीमत नहीं समझ आएगी। बस बहुत हुआ मेरा स्नेह, मेरा प्यार, बहुत हुआ। अब देखोगी तुम दोनों अपनी सास का नया अवतार। वंदना कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। बहुओं, चलो चलो, अपना ये फालतू का जो काम है ना, इसे छोड़ो और जल्दी से पूरे घर को साफ करके चमका दो, क्योंकि थोड़े दिनों बाद तीज त्योहार शुरू हो जाएंगे। नहीं माँ जी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। और मेरा तो पूरा का पूरा बदन ही दर्द हो रहा है। अरे नास पीटियों, ऐसी कौन सी कसरत करने गई थी तुम दोनों, जो तुम दोनों के बदन एक साथ दर्द कर रहे हैं? बताओ। हाँ, मैंने कहा ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो आपको हिंदी में बोला हुआ समझ में नहीं आता क्या? और नहीं तो क्या, हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाती हैं ये बुढ़िया दो। इडियट नॉनसेंस। अरे ओ डुप्लीकेट अंग्रेजन, तुझे अगर अंग्रेजी गालियां देनी आती है तो मुझे भी देसी गालियां देनी आती हैं। और कसम पैदा करने वाले की, अगर मैंने तुम दोनों को गालियां देना शुरू कर दिया ना, तो तुम दोनों के कानों से खून के झरने बहेंगे, समझी तुम दोनों? हाँ हाँ, जाओ जाओ। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है कि तुम दोनों को मैं अपनी करोड़ों की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी एकदम से चकित हो जाती हैं। करोड़ों की जायदाद? करोड़ों की जायदाद? क्या बात कर रही हो माँ जी? करोड़ों की जायदाद का हिस्सा हमें कैसे नहीं मिलेगा? माँ जी, आज से आप जो हुक्म करोगी मैं उसका पालन करूंगी, लेकिन मुझे जायदाद से बेदखल मत कीजिए। मैं तो आपकी बड़ी बहू हूँ ना, सबसे ज्यादा हक तो मुझे ही मिलना चाहिए। इस स्वाति को मारिए गोली। और डाइन कहेंगे, तू ही मर जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर। माँ जी, मैं आपको सच्चे दिल से वचन देती हूँ कि आज से मैं आपके सारे काम करूंगी, और वो भी बिना किसी नाटक नखरे के। प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, मैं देखूंगी कि कौन जीतेगा इस जंग में, देवरानी या जेठानी। जो जीतेगा उसे ही मिलेगा जायदाद का हिस्सा। दोनों देवरानी जेठानी अपनी कमर कस लेती हैं और वो सास उन पर हुक्म चलाने लगती हैं। चलो स्वाति बहू, मोनिका बहू, आज तुम दोनों मेरे पैरों की मालिश करोगी। स्वाति एक पैर की और मोनिका दूसरे पैर की। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। स्वाति और मोनिका दोनों वंदना के पैरों की मालिश करने लगती हैं। अरे ओ निकम्मी, ठीक से मालिश कर। फोन चलाने में तो तेरी उंगलियों में बड़ी फुर्ती आती है, अब मेरी मालिश करते समय ऐसा क्यों फुस हो गई वो फुर्ती? हाँ, वंदना ऐसे ही अब रोजाना अपनी दोनों बहुओं से ढेर सारा काम करवाती है और दोनों को 1 मिनट के लिए भी आराम करने नहीं देती। माँ जी, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, इतनी पूड़ियाँ कौन खाने वाला है? इन पूड़ियों को तल तल कर तो मैं पागल हो जाऊंगी, और इन मसालों को पीस पीस कर देखो तो माँ जी, इस इडियट सिलबट्टे से मसाले पीस पीस कर क्या हाल हो गया है मेरे हाथों का। बस इतने ही से? हाँ, इतने से छाले पड़ गए? अरे छाले तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, ये आजकल के छोई मोई लड़कियों को भी ना जरा सी चोट क्या लग गई तो पूरी की पूरी धरती आसमान सर पर उतार लेती हैं। हाँ चलो चलो, कोई बहाने नहीं, मंदिर में खाना भिजवाना है, कोई फालतू का काम नहीं कर रही हो तुम दोनों, पुण्य का काम कर रही हो। स्वाति और मोनिका की तो बैटरी पूरी तरह से लो हो चुकी थी, फिर भी वो दोनों काम किए ही जा रही थी और वंदना उनके मजे ले रही थी।
काम कर कर के दोनों बहुओं की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि दोनों बिस्तर पकड़ लेती हैं और तभी उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं आता सिवाय सास वंदना के, क्योंकि उनके पति बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं। माँ जी प्लीज दवाइयाँ दे दो ना। हाँ माँ जी, वो साधारण सिंपल खिचड़ी भी दे दो ना बनाकर, हालत बहुत खराब हो रही है। ना ना बहू, ना ना ना, मुझे तो किटी पार्टी में जाना है, मेरी सारी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी अभी। इतिहास फिर से दोहराता है। जैसे दोनों बहुओं अपनी सास को बीमार हालत में अकेले छोड़कर चली गई थीं, ठीक वैसे ही वंदना अपनी दोनों बहुओं को बीमार हालत में अकेले छोड़कर चली जाती हैं और तब जाकर दोनों बहुओं की अकल ठिकाने आती है। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। यार मोनिका, शायद हमारी गलती है। जैसे हम माँ जी को बीमारी में अकेले छोड़कर चले गए थे ना, वैसे ही वो हमें छोड़कर चली गई। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि माँ जी पर क्या क्या बीती होगी जब वो अकेली ही घर का काम करती थी, जब वो अकेली ही रसोई में घंटों खड़े होकर गर्मी में खाना बनाती थी, जब वो भी हमारी तरह बीमार में अकेली पड़ गई थी। उतने में वहाँ पर वंदना आ जाती है। उसके एक हाथ में खिचड़ी की थाल होती है तो दूसरे हाथ में दवाइयाँ। तुम दोनों को क्या लगा कि मैं तुम जैसी हूँ? नहीं, मुझ में दिल है, इंसानियत है। माफ़ कीजिएगा माँ जी, हम दोनों ने बहुत गलत किया, हमें वैसे नहीं करना चाहिए था। अब जाकर हम दोनों को समझ में आया है कि आप पर क्या क्या बीती होगी जब हमारे काम आप किया करती थी। हम समझ गए हैं, हमें अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए माँ जी। आओ मेरे पास आओ। वंदना अपनी दोनों बहुओं को अपने गले से लगाती है। हमें कोई जायदाद का हिस्सा वगैरह नहीं चाहिए माँ जी, हमें तो बस आपका प्यार और स्नेह चाहिए। हाँ माँ जी। हाँ बहुओं, वो तो है, लेकिन एक राज की बात बताऊं। दरअसल वो करोड़ों की जायदाद वाली बात झूठी थी, ताकि तुम दोनों को लालच के जरिए मैं सबक सिखा पाऊं। क्या माँ जी, आप भी ना? इस तरह देवरानी जेठानी अपनी सास संग खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।